हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग उसकी आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और जो हमारी लास्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बची हुई है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और साथ ही आज हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करेंगे जो है सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन, नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन एक लास्ट फंक्शन था हम लोग का मैनेजमेंट में। इसको एक अलग टॉपिक दिया गया है ताकि इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ सकें। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग आर द टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा? The process by which a manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जब मैनेजर या मैनेजमेंट सिंक्रोनाइज करता है अपना सारा एक्टिविटीज़ को एक डिफरेंट कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, इसके बाद ये करना है, डिपार्टमेंटल वाइज को एक व्यवस्था बनाता है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्लियर? इट इज़ द कॉमन थ्रेड, ये एक कॉमन थ्रेड है, एक डोर है दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज़ सच एज परचेजेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके उसके बाद उसका परचेज और सेल से लेकर डायरेक्ट इसका काम हो सके और उसका कॉस्टिंग भी निकल सके। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग कोऑर्डिनेशन का मतलब? कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि सारी जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो किस तरीक़ा से होंगे, कैसे उनका एक सिंक्रोनाइजेशन बनेगा, वो कोऑर्डिनेशन बताता है। क्लियर? अब कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशंस इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सारे ग्रुपिंग्स जो इनके अलग अलग डिपार्टमेंटल्स है, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंटल हेड्स है, वो सबको एक ग्रुप एक्टिविटी देता है कि इसके बाद आप काम कीजिएगा, इसके बाद आप। तो मतलब एक ग्रुप को असाइन हो जाता है कि किसके अंडर में किस तरीक़ा से हम लोग को काम करना है। It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. Clear? Coordination ensures unity of action. Unity of action it means कि एकता में बनाता है। डिपार्टमेंटल का एक अलग अलग हम लोग का स्ट्रैटेजीज बन चुका है, बट अब सब डिपार्टमेंट को एक साथ होकर काम करना है, कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है। It acts as a binding force between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization. Clear? The third one is coordination is a continuous process. Coordination ऐसा नहीं है कि एक हमारा एक्टिविटी ख़त्म हुआ तो वो बंद हो जाएगा। अगर सेल्स का काम ख़त्म हुआ तो वो परचेज़ में जाएगा, परचेज़ का काम ख़त्म हुआ उसका कॉस्टिंग लगेगा, कॉस्टिंग के बाद प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वापस ये हम लोग का शुरू हो जाता है और ख़त्म होते रहता है, फिर शुरू होता है। ठीक है, क्लियर? The fourth one is coordination is a responsibility of all managers. ये हम लोग कहीं नहीं बोला गया है कि मैनेजर का, सिर्फ एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट सारे डिपार्टमेंटल्स मैनेजर, सारे हेड्स, सारे वर्कर्स, टॉप टू लोअर लेवल तक जितने भी हिरार्की है, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखे। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द overall policies for the organizations are duly carried out. Clear? समझ में आया 4 functions क्या क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन का? ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? Why is it so important for of coordination? क्यों है? ग्रोथ इन साइज। अगर हमारा कोऑर्डिनेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सही होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस चाहे वो कॉस्टिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, एडवर्टीजमेंट हो, फिनेंस हो, अगर सारा चीज़ सही ढंग से होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा इफ़िशिएंसी लेवल बढ़ेगा और जो भी काम हो रहा है वो इफ़ेक्टिवली होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा साइज़ जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम बहुत इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली पूरा होता है। For organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. Clear? The second one is functional differentiation.
ठीक है। बहुत बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो एक नियमित समय पर जो भी इनको टाइम बाउंडेशन दिया गया है उस समय पर वो अपना सेलिंग का काम कंप्लीट कर ले। प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का ये काम रहता है कि जो उनको नियमित टाइम दिया गया है उस तरीक़े से और उस समय प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन होता है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कि जब प्रोडक्शन का काम ख़त्म हो तब भी उसके बाद हम लोग सेलिंग का काम शुरू करेंगे, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग को कोऑर्डिनेशन का फंक्शन निभाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट फील्ड्स। अब जैसे बहुत सारे हमारे रियलिटी में हम लोग ब्रांड्स देखते हैं जिसका डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। जैसे अमूल है, अमूल का मिल्क प्रोडक्ट है, चॉकलेट्स है, अमूल के चीज़, बटर, दही, घी सब कुछ बिकता है। ठीक है। सारे तरह के मिल्क प्रोडक्ट, सारे तरह के चॉकलेट्स वो बनाते हैं, तो सबका स्पेशलाइजेशन अलग है। तो किस तरीक़ा से उसको मेंटेन किया जाए ताकि सारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में है, वो सबका इक्वली प्रोडक्शन और सेलिंग हो। क्लियर? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest और opinion of specialist. ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि किस किस में कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है और किस गड़बड़ के कारण कहाँ इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर गड़बड़ यहाँ हुआ है तो हम इसको यहाँ पे अप्रोच कर सकेंगे कि आपका इस प्रोसेस में गड़बड़ है। क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा भी स्पेशलाइजेशन, थोड़ा सा भी अपना काम में इफिकेसी लेवल कम दिखाता है तो इससे बाकी डिपार्टमेंट्स को इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन हमारा इम्पॉर्टेंट रखता है। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ और इसी के टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद आपको फिर भी लगता है कि इसमें कोई भी डाउट और आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस में हम लोग पढ़े थे कि हर एक जो भी साइंस का क्या होता है, साइंस का हम लोग का समझ में ही आता है कि जो भी प्रूव्स हुआ है, जो भी ऑलरेडी प्रिंसिपल्स बना गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो भी प्रोसेस करता है, जो भी फंक्शन करता है, वो एक डेफिनेट प्रिंसिपल्स में ही होता है। एक एथिक्स निभाना पड़ता है, एक आपको ह्यूमैनिटी निभाना होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज ए रिजिड एज साइंस प्रिंसिपल। वैसे ही हम लोग ये चैप्टर 1 में भी हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। साइंस प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ये प्रूव्ड है तो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। और अगर आपको दूसरा प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक्स डिपार्टमेंट ये काम किया है तो वाई डिपार्टमेंट को भी यही काम करना ज़रूरी है। ठीक है। दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड दर्स आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। क्या आपने बताया? ह्यूमन बिहेवियर पे। एंड अपने को तो पता ही है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही डायनामिक होता है, बहुत ही अलग होता है, तो इसलिए इसको बहुत ही क्रिएटिवली और स्किलफुल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर इज़ नेवर स्टैटिक एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजीज़ विच अफेक्ट्स बिजनेस। ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर? Hence, all the principle have to keep pace with these changes. इसलिए हम लोग जो भी प्रिंसिपल लगाएंगे वो क्रिएटिवली और बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजीज़ को अफेक्ट नहीं पड़े, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको लगा सकें। Principle are guidelines to take decisions or action while practicing techniques. Principle are basic truths or guidelines for behavior. ठीक है। ये हम लोग को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको इस तरह का से इस सिचुएशन पे काम करना चाहिए। ठीक है। बट यू आर फ्री कि आप अपने तरीक़ा से भी कुछ काम कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल लेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ लर्नेबल एंड टीचेबल डिसिप्लिन्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट।
क्या है पहला प्रिंसिपल? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आए, या आपका छोटे छोटे शॉप्स में, घरों में, कहीं पे भी हम लोग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है एंड सब कोई ये एप्लीकेबल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई आपको पढ़ा लिखा ही आदमी ये अप्लाई कर सकता है। The principles of management are intended to apply to all types of organization. However, the extent of their applicability would vary with the nature of the organization, business activity, scale of operations and the like. सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं और एक ही प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग क्रिएटिवली उसको आगे बढ़ा सकते हैं। The second one is general guidelines. It provide guidelines to actions but do not provide ready-made straight-jacket solution to all managerial problem. ठीक है, समटाइम्स ऐसा सिचुएशन होता है कि एक्स कंपनी में सपोज कोई प्रॉब्लम आया एंड सेम वही सिचुएशन वाई कंपनी में भी आया, ठीक है, बट एक्स कंपनी जो सोल्यूशन लिया है ज़रूरी नहीं कि वाई कंपनी में भी वही सोल्यूशन चले, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है बिकॉज उसका वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसका टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट है, ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए ये जनरली गाइडलाइंस है कि आप ये कर सकते हो। ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, प्रिंसिपल्स का कोई भी ऐसा प्रिंसिपल्स में नहीं है मैनेजमेंट का कि आपको ये स्ट्रेट जैकेट की तरह फॉलो करना है। क्लियर? Formed by practice and experimentation. The principles of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. क्या बताया मैंने? हम लोग कुछ कुछ अपना क्रिएटिविटी, कुछ कुछ स्किल्स, हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कर सकते, अपने प्रिंसिपल्स को कर सकते। गाइडलाइंस को ज़रूरी नहीं हर बार गाइडलाइंस को फॉलो करके ही काम करें, कभी कभी डिफरेंट हम लोग को भी अपना आइडिया लगा के करना होता है। फ्लेक्सिबल, अभी मैंने क्या बताया? इट इज़ नॉट एज रिजिड, फ्लेक्सिबल है, हम लोग कैसे भी किसी भी वर्किंग कंडीशंस में अपने प्रिंसिपल अपने से लगा सकते हैं। They are flexible and can be modified by managers when the situation so demands. They give the managers enough discretion to do so. Clear? Contingent, ठीक है, the applicability of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situations at a particular point of time. The application of principle has to be changes as per requirement. ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब भी डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा बनाया गया तो वो लोग डिफरेंट एरा के हिसाब से बनाए। आज का जो एरा है, आज का जो सिचुएशन है, आज का जो क्लाइमेटिक है, वो सब बहुत डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि जो भी प्रिंसिपल उस समय दिया हो वही प्रिंसिपल आज भी लगेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, टेक्नोलॉजीज़ कैसे है, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, टेक्नोलॉजीज़ कैसे, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशंस पे हम लोग डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंटेशन से, उस क्रिएटिविटी से हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा मोल्ड करते रहना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि नहीं भी तो ये काम कर सकता है। क्लियर? समझ में आया क्या क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ऑथर्स के बारे में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को दिए हैं उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।